तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। A parallel plate capacitor is connected across a battery V volt. Now distance between plates is decreased. What will be the effect on Q, E and U? देखो, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि एक बैटरी को कनेक्ट रखते हुए और फिर डिसकनेक्ट करते हुए उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इन क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल वैसे ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि उसका कंस्ट्रक्शन फीचर ही चेंज किया जा रहा है। मतलब एक तरह से डिस्टेंस को चेंज कर दिया जा रहा है प्लेट्स के बीच की। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि हम डी चेंज कर दें या हम एरिया चेंज कर दें, तब इस तरह की क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये चीजें हम लोग कैलकुलेट ही करते हैं तुरंत। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि केस बना के हमें उसे रटना है। हमने तो वो भी बताया था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बहुत सारी चीजें थी इसलिए डेराइव करके आपको सब एक में दिखा दिया गया केस में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात, बैटरी को कनेक्टेड रखा गया तो क्या कांस्टेंट, वोल्टेज, मतलब V कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं बैटरी कनेक्टेड, इट इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको यहां पर दिया गया है डिस्टेंस को डिक्रीज किया गया। तो हम कैपेसिटी पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इट इंप्लाइज दैट C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जैसे एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को अगर डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इट इंप्लाइज दैट एज D decreases implies that C increases। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं चार्ज। चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर Q इज इक्वल टू CV। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि V क्या है, कांस्टेंट। तो V तो हो गया यहां पर कांस्टेंट। तो फिर हम लिखेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इट इंप्लाइज दैट एज C इंक्रीजेस इंप्लाइज दैट Q इंक्रीजेस। मतलब जो चार्ज है वो यहां पर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे और दूसरे वाले को सॉल्व करके बताएं क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, अगेन ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D होता है। तो आप यहां पर देखो V क्या है, कांस्टेंट, और ये इंप्लाई करेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इट इंप्लाइज दैट D जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज की गई है। तो हम लिख सकते हैं एज D डिक्रीजेस इट इंप्लाइज दैट E इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। अगेन ये भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा अपने हिसाब से थिंक करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के कई फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो हमने यहां पर यही क्यों चूज किया, Q स्क्वायर अपॉन 2C क्यों नहीं चूज किया। तो हमें पता है कि यहां पर इसको यूज करने से बेनिफिट क्या है कि V तो हो गया कांस्टेंट, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। और C क्योंकि 1/2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो यहां से हम आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा यहां पर। तो ये इंप्लाई कर रहा है U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और चूंकि C इंक्रीज कर रहा है तो एज C इंक्रीजेस implies that potential energy increases।
क्या बात है, लिख लो, बैठे बैठे मुस्कुरा क्यों रहे हो? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है? इफ ओवरलैपिंग एरिया प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वी, ई एंड यू? चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या कांस्टेंट लेंगे? चार्ज कांस्टेंट ले लेंगे, क्यू कांस्टेंट रहेगा यहां पर, क्योंकि देखो यहां पर बैटरी के बारे में कुछ कहा भी नहीं गया, लेकिन साथ ही साथ जो कहा गया है उससे ये मतलब भी निकलता है। चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब चार्ज किया हुआ, इसका अगर हम हिंदी में देखें क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे? चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब चार्ज किया हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब एक बार आपने उसको चार्ज करके रख लिया है, अब उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, उसका प्लेट एरिया आप चेंज कर रहे हैं। तो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब यहां पर क्या चीज कांस्टेंट होगी? चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में सीधे बस ऐसे लिख दे रहे हैं, हियर Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसी सेंटेंस से ये चीज पता चली, और बाकी बैटरी के बारे में कुछ कहा भी तो नहीं गया, तो हमने आपको बताया था कि बैटरी के बारे में जब कुछ मेंशन नहीं होगा तो फिर आप चार्ज को ही कांस्टेंट मानते हैं। फिर इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे, तो फॉर्मूले याद हैं, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। प्लेट एरिया को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। ओवरलैपिंग एरिया प्लेट ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। तो जो एरिया होता है, जैसे ओवरलैपिंग एरिया क्यों बोला गया? जैसे कहीं मान लो ऐसे दिखा दिया गया, ठीक है, प्लेट इसका एरिया कम है यहां पर और इसका एरिया ज्यादा है, तो जब आप कहीं पर लिखेंगे तो जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वही लिया जाता है, ठीक है। जैसे जितना एरिया इसका और इसी के करस्पॉन्डिंग यहां पर, तो इतना ही तो ओवरलैप होगा, बाकी तो बाहर निकल जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग एरिया ही काउंट किया जाता है यहां पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में, इसीलिए वो टर्म यूज किया गया ओवरलैपिंग एरिया। देखते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी। इट इंप्लाइज दैट, चूंकि डिस्टेंस तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? C प्रोपोर्शनल टू A। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है? एज A इंक्रीजेस, प्लेट एरिया बढ़ाया गया, इट इंप्लाइज दैट C इंक्रीजेस, ठीक है। यहां पर प्लेट एरिया इंक्रीज किया गया है, तो इसके बेसिस पर कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी। अब पहला पॉइंट देखते हैं, क्या कहा गया V में? तो V में किस तरह का चेंज आएगा? V इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। यहां पर V इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C। तो Q तो यहां पर है कांस्टेंट, तो फिर ये इंप्लाई करेगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और ये इंप्लाई करेगा एज C इंक्रीजेस इंप्लाइज दैट V डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगेन डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का V बाई डी वाला भी फॉर्मूला है, उससे भी आप देख सकते हैं, और या फिर Q वाले फॉर्मूले से। तो जैसे V बाई डी अगर आप यूज करेंगे तो भी डायरेक्टली आपको पता चल गया कि V डिक्रीज कर रहा है तो E भी डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मान लो एक ही क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं गया होता, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया होता, तो हम ऐसे थोड़े करते कि पहले हम V निकालते और उसके बाद बताते, तो हम सीधे ये वाला यूज कर लेते फॉर्मूला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई जैसे फॉर्मूले याद होते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे पिछले में V बाई डी यूज किया गया था, क्योंकि उसमें V कांस्टेंट था, D चेंज किया गया। इसमें क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A यूज कर लो, तो यहाँ पर जो Q है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और यहां से हम देख सकते हैं एरिया को बढ़ाया गया,
तो हम लिखेंगे एज ए इंक्रीजेज इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन ये भी डिक्रीज करेगी, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C का इसमें यूज कर लो, जिससे हमें पता है Q क्या है, कांस्टेंट है, Q है कांस्टेंट। इट इंप्लाइज दैट U inversely proportional to C and it implies that as C increases implies that U decreases। ठीक है, तो इसमें तीनों चीजें यहां पर डिक्रीज कर रही हैं। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फोर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं, जो पॉइंट हमने आपको पहले नहीं बताया था, क्योंकि वहां पर हम लोग चीजें धीरे धीरे सीख रहे थे। अगर वहां पर ये बताते तो कई जगह पर कंफ्यूजन्स वगैरह आपको होने लगते हैं, तो वहां पर हमने ऐसे सिंपली आपको बताया था, बट उस चीज को बताना भी जरूरी है। तो मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन में आने वाला है, तो यहाँ पर हम उस चीज को आपको समझाने जा रहे हैं, और ये बात जो बताने जा रहे हैं ये आगे भी आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो वहां पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी ये बात हम डिस्कस करेंगे जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इससे जरा समझो यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं। जैसे अगर कहीं पर हम लोग इस तरह से एक मान लेते हैं एक बल्ब हमने दिखा दिया से, ठीक है, एक बल्ब है यहाँ पर और एक यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी प्रॉपर रेटिंग की, मतलब जितना ये बियर कर सकता है उतना हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जैसे मान ले 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट की हमने एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और करंट जब इसमें फ्लो करेगी तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, बल्ब जलेगा यहाँ पर। तो ये करंट जो क्वांटिटी है ये लगातार फ्लो करती रहती है। ठीक है, मतलब करंट क्या है, चार्ज का फ्लो है ना, तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये एक ऐसी क्वांटिटी जो हम देखते हैं करंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो लगातार यहां कुछ फ्लो कर रहा है और उसी फ्लो को ही हम लोग नाम देते हैं करंट। बाकी प्रॉपर क्या है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे ही। तो हमें ये पता है कि इसमें लगातार ये चलता रहेगा, कोई कोई मतलब चार्ज का जो फ्लो है और उसकी वजह से ये जलता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं करंट। लेकिन जब हम कैपेसिटर में दिखाते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर दिखाया, यहां पर बैटरी हमने दिखा दी, तो यहां पर जब हम ऐसे दिखाते हैं चार्ज क्यू और ऐसे यहां पर, ठीक है, तो ये जो चार्ज क्यू यहां पर दिखाया है ये लगातार फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार एक फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर ये लगातार फ्लो ना होता तो ये जलता ही नहीं। तो ये करंट लगातार फ्लो कर रही है, लेकिन ये चार्ज लगातार फ्लो नहीं कर रहा है। ये वो चार्ज दिखाया जाता है जो मैक्सिमम है, मतलब जितना मैक्सिमम चार्ज यहां पर आता है ये वो टोटल चार्ज एक साथ आपको दिखा दिया जाता है। लेकिन ये चार्ज क्यू तक पहुंचा कैसे, वो तो अभी हमने बात ही नहीं की। ठीक है, मतलब पहले चार्ज इस पर 0 था, फिर 0 से क्यू तक ये पहुंचा कैसे, तो वो बीच का जो ये पार्ट है इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। कहां पर, जब हम पढ़ लेते हैं सर्किट्स को और जब हम पढ़ते हैं वहां पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी हम इससे पहले की जो बात है वो नहीं करते। तो हमें बस ये समझना है कि जो हमें दिखाया गया है ये लगातार कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर कोई लगातार चार्ज फ्लो करता तो यहां पर भी तो करंट होती, बट इसमें कोई करंट नहीं होगी।
जैसे अगर आप यहाँ पर बल्ब लगा दें तो ये बल्ब यहाँ पर जलेगा नहीं, ठीक है। अगर इसमें कोई बल्ब लगा दो तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि अगर ये लगातार फ्लो करता होता तो ये भी जलता ना, ठीक है। तो एक रफली कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट चीजें अभी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और भी चीजें हैं। तो हम अगर ऐसे कुछ लगा दें तो ये, अब जैसे आप कहेंगे नहीं स्टार्टिंग में क्या पता ये जलने लगे, तो स्टार्टिंग में कुछ अलग कंडीशन होगा, एक्चुअल में स्टार्टिंग में करंट फ्लो करेगी, ठीक है, लेकिन तब ये जल ऑन हो जाएगा। लेकिन बाद में जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो चार्ज होने के बाद इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा और ये उस समय ये जलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा चार्ज हो चुका, हमने अगर ये क्यू चार्ज दिखाया है तो हम यही तो कहते हैं कि यहां पर चार्ज कितना, क्यू, यही तो बोलते हैं। इसका मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि ये पूरा चार्ज हो चुका है, और जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो यहां कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फ्लो करता रहता तो ये ग्लो करता, लेकिन ये नहीं जलेगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर करंट की तरह से कोई क्वांटिटी फ्लो नहीं करेगी। तो हम ये दिखाते क्या है, हम ये सिर्फ इतना दिखाते हैं कि अगर हमने ऐसा कोई सिस्टम बनाया तो इस बैटरी से टोटल कितना चार्ज एक तरह से फ्लो किया यहां पर, और ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट चार्ज है, और एक बार क्यू चार्ज स्टोर हो गया फिर ये कोई चार्ज वार्ज यहां नहीं फ्लो कर रहा, ये सब गायब हो गया यहां से, ठीक। बस ये चार्ज हो गया, बस अब इसको चाहे जितनी देर लगाए रहो इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, जितना चार्ज पहुंच गया उतना पहुंच गया। दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, जो इस बैटरी के कारण यहां पर स्टोर हुआ है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये है टोटल चार्ज जितना यहां पर फ्लो किया है, ठीक है। और इतना चार्ज फ्लो करने के बाद यहां पर कोई फ्लो नहीं होता है, फिर वो रुक जाता है फ्लो, ठीक है। करंट में लगातार फ्लो होता रहता है, इसीलिए करंट वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। Two parallel plate air filled capacitors, each of capacitance C, are joined in series to a battery of EMF V. The space between the plates of one of the capacitors is then completely filled up with a uniform dielectric having dielectric constant K. The quantity of charge which flows through the battery is. देखो उसने क्या कहा है कि दो कैपेसिटर हैं यहां पर ऐसे, और यहां पर कनेक्ट की गई एक बैटरी जिसका वोल्टेज है V, और ये दोनों कैपेसिटर यहां पर हैं एक ही वैल्यू के, C वैल्यू के, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C/2, ठीक है। और यहां से जो टोटल चार्ज फ्लो किया वो सपोज कर लिया Q चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो जो यहां पर ये टोटल चार्ज Q है वो यहां पर भी है और यहां पर भी रहेगा, मतलब दोनों पर इतना चार्ज हो गया और ये टोटल चार्ज था। तो ये जो टोटल चार्ज Q है उसको अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट क्या है, C/2 इंटू, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। अब हम लोग यहां पर देखते हैं आगे उसने हमसे क्या कहा, आगे उसने हमसे ये कहा, और उस बात को आप ध्यान रखना जो भी बताया गया था कि ये टोटल चार्ज था जो फ्लो हो गया, स्टोर हो गया और फिर फ्लो बंद हो गया, रुक गया फ्लो, ठीक है। अब यहां कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अब आपने क्या किया, अब आपने बैटरी तो वही कनेक्ट थी, ठीक है, जितना इस पे होना था हो चुका था काम, लेकिन आपने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। किसी भी तरह से इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक चला गया और पूरा ये फिल हो गया यहां पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका क्या है K। तो अब हुआ क्या, ऐसा होने से इसकी कैपेसिटी तो C ही रही, लेकिन इसकी कैपेसिटी हो गई K टाइम C, मतलब कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही कैपेसिटी बढ़ेगी तो पहले से तो Q चार्ज था ही उस पे, अब वो कुछ और चार्ज खींचेगा ना, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो करेगा। तो ये होने पर उसने जो एक्स्ट्रा चार्ज खींचा है, यानी कि जो चार्ज जैसे ये अंदर एंटर हुआ कैपेसिटी बढ़ी, थोड़ा सा चार्ज और फ्लो कर गया, तो वो जो थोड़ा सा चार्ज फ्लो करेगा इस इंक्रीमेंट के कारण, वो चार्ज आपसे पूछा गया है। समझ में आई बात। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे कैसे, अब वो कितना चार्ज फ्लो किया हमें कैसे पता चले। तो हम ये जानते हैं कि हम इस फार्मूले के हिसाब से टोटल निकाल सकते हैं, टोटल तो निकाल सकते हैं ना। तो अगर यहां टोटल हमें निकालना हो तो हम इस पूरे को देखें, ये सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C इंटू KC, मतलब C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है।
सी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर के सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, ये सी इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां से मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज फ्लो किया, ठीक है। अब तो जो क्यू डैश चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लिखेंगे क्यू डैश इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, और अब की बार सी इक्विवेलेंट क्या है, के सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंटू, ये वो चार्ज नहीं निकला है जो एक्स्ट्रा फ्लो किया, ये तो टोटल हमने निकाला कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इस पे टोटल कितना चार्ज होता, इतना, ठीक है। तो जैसे ऐसे मान लो कि यहां पर जो टोटल चार्ज था वो मान लिया 10 कूलाम का था, और ये सिचुएशन अगर होती तो टोटल चार्ज होता 12 कूलाम। लेकिन अगर वो आपसे ये कहता कि इस सिचुएशन से हम इस सिचुएशन में गए तो बताओ कितना चार्ज का फ्लो हुआ, 2 का ही तो फ्लो हुआ, क्योंकि 10 तो पहले से था और फ्लो रुक गया था। लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर भर दिया डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से वो और थोड़ा सा चार्ज खींचेगा, तो वो चार्ज कितना खींचेगा, 2 कूलाम, क्योंकि 10 तो पहले से था ना। तो इसका मतलब ये 2 कूलाम आपने कैसे निकाला, इसके टोटल में से इसके टोटल को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 12 माइनस 10, और वही चार्ज यहां पर फ्लो करेगा जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, क्यू डैश होगा या क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू डैश माइनस क्यू। तो जो रिक्वायर्ड चार्ज फ्लो है वो हो जाएगा क्यू डैश माइनस क्यू। ठीक, समझ में आ गया ना? अब आप नोट कर सकते हैं इसे। बेटा पुरानी बिल्डिंग है। रिक्वायर्ड चार्ज फ्लो इज इक्वल टू क्यू डैश माइनस क्यू, क्यू डैश की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू, और यहां पर सीवी कॉमन लिया, और फिर जो बचा के अपान 1 प्लस के माइनस 1 बाई 2, तो इसे सॉल्व किया गया तो यह आ जाएगा सीवी बाई 2 के माइनस 1 अपान के प्लस 1।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47. An air parallel plate capacitor has separation of plate D and area of overlapping of plates is A. It is charged from a battery of EMF V. Now battery is removed. देखो उसने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि चार्ज कर लिया गया और बैटरी को हटा दिया गया, मतलब क्या कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एंड सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड. द वर्क डन अंडर द प्रोसेस इज. देखो जब प्लेट को सेपरेट करोगे, चूंकि हमें पता है कि एक पर होता है प्लस एक पर होता है माइनस, तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आप इसको दूर ले जा रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, 2D कर रहे हैं डी की बजाय. तो जब आप दूर ले जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि ये दोनों अपोज करेंगे ना, ये अट्रैक्ट होना चाहेंगे और आप इसको दूर ले जाना चाह रहे हैं. तो वर्क डन आपसे पूछा गया क्या होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट इज यू इन फाइनल माइनस यू इनिशियल. पोटेंशियल एनर्जी से हम निकाल सकते हैं, तो यही यहां पर हमें करना है. लेकिन देखते हैं डायग्राम बना के क्या क्या दिया गया आपको. आपको ये कंडीशन दी गई है पहले कि यहां पर जैसे प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये डिस्टेंस यहां पर है डी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से उसको चार्ज किया गया, तो वो तो यहां पर पहले V ही रहेगा जब तक कोई आप चेंजिंग नहीं करेंगे, और इसकी कैपेसिटी क्या है C. तो हमें एक चीज पता है यहां पर कि ये जो Q है इसे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV. अब देखो जब आप डिस्टेंस चेंज करेंगे तो चार्ज तो जाने वाला नहीं कहीं, क्योंकि यहां पर कोई सर्किट तो क्लोज है नहीं, क्योंकि आपने बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो चार्ज तो यही रहेगा, मतलब Q की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं. तो C और V का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी C और V की वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है Q, तो Q तो कांस्टेंट है, लेकिन C की वैल्यू जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और V इंक्रीज कर जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन उसका कांस्टेंट रहेगा. तो एक बात तो ये पता हो गई. इस कंडीशन में अभी आप देखें, जैसे मान लो प्लेट एरिया A है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. मतलब ये दो वैल्यूज हमें पता चल गई. अब हम देखें आगे हमें क्या करना है. आगे आप देखो यहां पर कि जो डिस्टेंस थी उसको 2D कर दिया गया, लेकिन चार्ज नहीं चेंज होगा, क्योंकि चार्ज कहीं जाएगा ही नहीं, वो प्लस क्यू माइनस क्यू रहेगा, और डिस्टेंस यहां पर क्या हो गई, 2D के बराबर. तो इसके बेसिस पर जो कैपेसिटी है वो फिर आधी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, तो C/2 हो गया. जो वर्क डन हुआ वो कैसे निकालेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल. देखो फॉर्मूले एनर्जी के कई हैं, लेकिन हम वो यूज करेंगे जिसमें हमें कुछ चीजें प्रॉपर मिल रही हो. जैसे हमें पता है दोनों में चार्ज सेम रहेगा, तो हम चार्ज का ही फॉर्मूला यूज कर लें, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C/2. Q स्क्वायर बाई 2C होता है ना. फाइनल का मतलब ये कंडीशन, इनिशियल इधर वाली कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन का मतलब Q स्क्वायर अपॉन 2, और यहां C मतलब कैपेसिटी लिखते हैं ना, तो C क्या है, C/2 है, क्योंकि डिस्टेंस डबल करने से कैपेसिटी आधी हो गई. और इनिशियल अगर आप देखो तो Q स्क्वायर अपॉन 2C रहेगा, ये वाला Q स्क्वायर अपॉन 2C. तो आप देखो यहां पर ये वाला जो 2 है, इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, तो ये Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 2 माइनस 1 मतलब 1. मतलब ये हुआ कि इसे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C ही मिलना है, ठीक है, यही मिलेगा. तो आंसर तो यही हो गया, लेकिन उसने आंसर इस टर्म में तो पूछा नहीं है, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा है एरिया, वोल्टेज और डिस्टेंस. तो आप क्या करो, यहां पर हम रख देंगे, यहां पर W इज इक्वल टू, यहां पर रखेंगे पुट Q इज इक्वल टू रखो पहले CV, तो CV वही आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि जब Q स्क्वायर बाई 2C आया है तो फॉर्मूला भी तो यही होता है, तो इसका मतलब इसको अगर C और V के टर्म में लिखेंगे तो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन रखकर देख लेते हैं इसे, CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, दैट इज हाफ CV स्क्वायर. बट C भी नहीं दिया है, तो C की जगह क्या रख दोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D. रख देते हैं यहां पर हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू
नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। मतलब एयर कैपेसिटर की बात हो गई, यानी कि आपको दिया गया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू एंड दैट इज 8 पिकोफैरड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जो ये क्वेश्चन है 48 नंबर का, इसमें आपको दिया क्या गया है, गिवन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू 8 पिकोफैरड। ठीक है, फिर जो न्यू कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू, उसने कहा उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उसे एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया, तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट के ए हो जाएगा और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, दैट इज डी की जगह पर डी बाई 2 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे, 2k 2 पर चला जाएगा, 2k एक साथ लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हमने एक साथ कर दिया। 2k की वैल्यू जो है वो क्या है 6 और जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है वो क्या है 8। तो ये कितना आ जाएगा 96 पिकोफैरड। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब क्या कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब चार्ज किया हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब वहां पर Q कांस्टेंट हो जाएगा, इज U नॉट if a slab of dielectric constant K is inserted between the plates then the new potential energy will be। क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। ये तो केस हो गया ना, वही केस। तो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि आपको ये समझ में आ जाए कि वो जो केस आपको कराया गया था टेबल बनाकर कि यहाँ इनिशियल, फाइनल और फिर यहाँ पर रिलेशन। ठीक है, तो उसमें आपको बताए गए थे दो से केसेस कि अगर V कांस्टेंट है तब क्या होगा, अगर V कांस्टेंट होता तो K टाइम्स U नॉट आंसर होता, लेकिन यहाँ क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। तो चार्ज जब कांस्टेंट था तो आया था U नॉट बाई K, तो यहां पर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन U नॉट डिवाइडेड बाई K। तो इसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं, 49 में आप सीधे लिख लो सेकेंड ऑप्शन, ये तो पूरा करा ही चुके हैं आपको ना केस। A parallel plate condenser with a dielectric constant K between the plates has a capacity C and is charged to a potential V volt. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process is फोर्थ ऑप्शन आएगा ना, फोर्थ ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे जस्ट आप देखो कोई चेंज ही नहीं हुआ। जैसे जब आप निकालते हैं वर्क डन, जैसे उसने कहा द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो इसके अंदर मान लिया कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया आपने इस तरह से, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसकी जो कैपेसिटी है वो C के बराबर, इस पर चार्ज आ गया प्लस Q एंड माइनस Q, लेकिन ये चार्ज कैपेसिटर है, मतलब यहां पर कोई बैटरी वगैरह तो कनेक्ट है नहीं। तो अब क्या होगा कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है वो इनिशियल हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर लिख दो, ये हाफ CV स्क्वायर की बजाय अगर Q स्क्वायर अपॉन 2C लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि Q में कोई चेंज होना नहीं है। अब यहां पर अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, फिर आपने इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर से इंसर्ट करा दिया, तो फिर वैसे ही हो गया ना। तो इसका मतलब अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो यही तो आएगी, क्या उसमें चेंज होगा भाई। जो वर्क डन होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या जो सिस्टम हो जाएगा, वो कोई वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा।
तो बीच की सिचुएशन तो पाथ हो गया ना, कि पहले हमने निकाला फिर वापस इंसर्ट कराया, तो जो इनिशियल सिचुएशन है वही फाइनल है। इसका मतलब जब आप वर्क डन देखेंगे तो हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। The insulation property of air breaks down when the electric field is 3 into 10 power 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately. देखो यहां पर क्या कहा गया है कि जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाएगी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो होगी जितने पर उसने कहा ब्रेक हो जाएगी। तो ये तो आपको याद होगा ना, जो ब्रेकडाउन की कंडीशन बताई गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, और वहां पर हम क्या कहेंगे, इंसुलेशन प्रॉपर्टी उसकी लूज हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कंडीशन देख रहे हैं उसमें है कुछ नहीं, जस्ट एक आपको दिया गया है यहाँ पर स्फीयर, और उसकी रेडियस आपको दे दी गई। ठीक है, डायमीटर आई थिंक दिया गया है 5 मीटर, तो डायमीटर अगर 5 मीटर है तो रेडियस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 मीटर हो जाएगी। इंसुलेशन प्रॉपर्टी जितने पर ब्रेक होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर ई मैक्स आपको दिया गया है, कितना डेवलप हो सकता है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। आपसे कहा गया है कि कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, तो चार्ज के कारण ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, चार्ज के कारण ही। तो आप अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो जो चार्ज आएगा वो भी मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब वो ये क्यों कह रहा है कि मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा चार्ज देंगे तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएगी, और जब ब्रेक हो जाएगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाएंगे, वो आकर उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब फिर हमारी चार्ज देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हम मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम चार्ज निकालेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन कई लोगों को ये लगने लगता है कि उतने पर तो ब्रेकडाउन हो ही जाएगा, तो मतलब उससे हम थोड़ा सा कम चार्ज दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन में हम उसी चार्ज को ही लेंगे कि इतना ही मैक्सिमम दिया जा सकता है। जैसे आप सोचो, हमने कहा कि इतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप डेवलप कर देंगे तो यहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो आपसे कहा जाए कि अगर ब्रेकडाउन ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप कहोगे थोड़ा सा हम कम कर देंगे, थोड़ा सा हम कम कर देंगे तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो थोड़ा सा कम करने का मतलब, अगर आपने इसमें से -1 वोल्ट पर मीटर घटा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये 3 × 10⁻⁶ है, उसमें से अगर -1 वोल्ट मीटर घटाएंगे तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, लगभग लगभग वो वही रहेगा, 3 × 10⁻⁶ ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वही माना जाएगा जितना है। तो इसीलिए हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रखकर जो चार्ज निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे, इतना ही मैक्सिमम चार्ज इसको दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बाकी इसमें और कुछ है नहीं, फार्मूला तो वही रहेगा ना, ई मैक्स इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r²। ई मैक्स की वैल्यू 3 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁹, और चार्ज जो है ये हमें निकालना है, आर की वैल्यू 5/2 अब इसे आप सॉल्व कर लेना। ये जो पहला ऑप्शन है ये आ जाएगा 2.08 × 10⁻⁻³ क्या
फालतू में हंस रहे हो बैठे बैठे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज d is equal to 0.1 mm. The medium between the plates in air, the maximum potential difference which can be applied to the capacitor is dielectric strength. Dielectric strength मतलब again maximum value of electric field दी गई 3 मेगा वोल्ट पर मीटर। क्या करना आपको, मैक्सिमम फील्ड दी गई है, इतनी स्ट्रेंथ है, तो मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना अप्लाई कर सकते हैं? E इज इक्वल टू वी बाई डी से निकालो। V इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू डी। क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब आपको बताया गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 10 टू द पावर 6 और 0.1 10 टू द पावर -3 प्लस 3 बचेगा 10 टू द पावर +3 0.1 कर देंगे तो 100 बचेगा 100 इंटू 3 300 वोल्ट। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt using a material of dielectric constant 3। मतलब जो वोल्टेज आपको दिया गया है वो 1 किलोवोल्ट मतलब 10 टू द पावर 3 वोल्ट और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? 3। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब डाइलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेंथ है मतलब वो मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बेयर कर सकता है? 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। What minimum area of the plates is required to have a capacitance of 50 picofarad? मतलब यहां पर कितना एरिया, मिनिमम एरिया कितना रिक्वायर्ड है तो वो आपको बताना है। तो एक तरह से अगर आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। कैपेसिटेंस आपको दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू आपको पहले से पता है, के भी आपको दिया गया है, डी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि जब तक डी नहीं पता होगा तब तक आप ए नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले डी की बात करें तो हमें वी दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। तो अगर वी और ई पता है तो डी तो हमें पता चल जाएगा ना, जो सेपरेशन है। तो हम वहां से डी निकालेंगे, इसमें रखेंगे और ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब डी कैसे निकालना है तो उसके लिए ई चाहिए, लेकिन ई में आप देखो थोड़ा सा उसने क्या दिया है चेंज। उसने कहा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो 10 टू पावर 7 है, लेकिन सेफ्टी पर्पस के कारण वो कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 10% ही रहेगी, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। इसका मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे ई मैक्स वो होगा 10% ऑफ 10 टू द पावर 7, उसका 10% डिवाइडेड बाई 100। 10% मतलब 10 बाई 100 कर देंगे तो ये 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ये फील्ड आप वहां पर लगा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? C इज इक्वल टू एफ, ये पहले D निकाल लेते हैं। तो D इज इक्वल टू उसी फॉर्मूले से हम लोग देख लेंगे या पहले ऐसे लिख देते हैं, E मैक्स इज इक्वल टू V बाई डी, या इट इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू V अपॉन E मैक्स। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर -3 आ जाएगा यहां पर D की वैल्यू। और फिर आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाई डी। ये आपको 50 दिया गया ना, 50 पिको फैरेड 10 टू पावर -12 और D की वैल्यू क्या निकाली? 10 टू पावर -3। एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर
और k है 3। सब सॉल्व करना है। ये 19 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा लगभग, या इसको आप लिख सकते हैं 19 सेंटीमीटर स्क्वायर भी, जैसा ऑप्शन दिया जाए वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो जहां 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है उसकी जगह पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। Three capacitors, each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. क्या आ जाएगा? सेकेंड। इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। यहाँ पर जस्ट आप ऐसे सोचो कि 3 कैपेसिटर्स आपको दिए गए हैं और तीनों का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V है, ठीक, और जो कैपेसिटी है वो C के बराबर है। तो अगर आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन देखना है तो यहां क्या कर देंगे 3V, भाई इन्हीं का जितना ये सम है वो यहां लगा दो। तो अगर आप यहां 3V देंगे तो यहां सब कहीं क्या मिलेगा V एंड V, और ये तो हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज। और अगर आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें तो वो तो हमें पता है C/N वाले कॉन्सेप्ट से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C/3 एंड 3V। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Try करो next. Each of the 64 identical drops, each of radius 0.1 millimeter of water, carries a charge of 2/3 into 10⁻⁻12 coulomb. If they unite into a bigger drop, then calculate the potential of bigger drop. क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन। जैसे हम लोगों ने कल किया था क्वेश्चन वैसे तो है, सीधे फॉर्मूले, बल्कि जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा, जो हम लोगों ने किया था ना कल, तो उससे मतलब वो तो इससे भी ज्यादा आसान था। उसमें डायरेक्ट वीएस आपको दे दिया गया था, यहां पर वीएस नहीं दिया उसने, बल्कि उसने चार्ज और रेडियस दे दी। तो आप क्या करेंगे, वीएस की जगह 1/4 πε0 Q बाई आर कर देंगे, और Q और R की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। VV इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, n⁻2/3 VS, ठीक है। और जो VS है n⁻2/3 VS 1/4 πε0 और Q डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अब वैल्यूज रखते हैं। जो n है वो आपको दिया गया है 64, तो हम 64 ना रखकर हम रख रहे हैं 4⁻3, ठीक है, बात तो वही है ना। तो ये सॉल्व करना रहेगा, ना पूरा फिर लिखना पड़ता। तो 4⁻3 और ये हो गया 2/3, 1/4 πε0 9 10⁻9। अब चार्ज देखो कितना दिया गया, एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज दिया गया है 2/3 10⁻⁻12 इंटू 1/r, r नीचे रखना है ना, तो 1/r, r की वैल्यू क्या है 0.1 mm, मतलब 0.1 10⁻⁻, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहां पर ये 3 ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये -3 है ना, ऊपर जाएगा +3 होगा, तो 9 + 3 12, तो हो जाएगा 10⁻12। तो ये -12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये एक यहां पर कैंसिल होगा 3, ये यहां 3 और 3 कैंसिल होगा, तो ये 4 टू द स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 10, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या पड़ जाएगा 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 960 वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर 56 जो है, जो हमने केस आपको बताया था वो था केस कॉम्बिनेशन का, कि एन ड्रॉप्स को अगर आप कंबाइंड करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें रहेंगी बिग ड्रॉप के लिए। लेकिन हमने साथ में ये भी बताया था कि अगर आप कंबाइंड करने के बजाय स्प्लिट करो, ठीक है, मतलब चाहे आप कंबाइंड करो चाहे स्प्लिट करो, फार्मूला सेम ही लगना है, ठीक है। मतलब वहां पर बिग और स्मॉल दो बातें हो रही थी ना, बिग और स्मॉल। तो अगर आप स्प्लिट करेंगे तो एक तरह से बिग को आप छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप छोटी ड्रॉप्स को कंबाइन करेंगे तो आप उसे बिग ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो जो भी चीज निकालनी हो, चाहे बिग से स्मॉल में जाना हो चाहे स्मॉल से बिग में आना हो, यानी कि आप चाहे कॉम्बिनेशन का केस कर रहे हो और चाहे आप स्प्लिटिंग का केस कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में फार्मूले वही लगने, उसमें कोई चेंज नहीं आना। यही बात हमने सरफेस टेंशन जब पढ़ाया था तब भी बताई। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे और स्मॉल ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 56। यू बी इज इक्वल टू एन टू द पावर 5/3, और क्या था यूएस, क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 2 जूल। 8 ड्रॉप्स हैं, बिग ड्रॉप की दी गई है 64 जूल, और n की वैल्यू देखो 8 है, तो हम 8 नहीं लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 यूएस, 3 कैंसिल हुआ, 64, 2 टू द पावर 5 बचेगा, मतलब 32 यूएस। तो यहां से यूएस मतलब स्मॉल ड्रॉप की जो एनर्जी है वो आ जाएगी कितनी, यहां पर 2 जूल आ जाएगी। एक स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी है यहां पर। A solid conducting sphere of radius A has a net positive charge 2q. A conducting spherical shell of inner radius B and outer radius C is concentric with the solid sphere. मतलब solid sphere बीच में है और उसके चारों तरफ ये hollow sphere है। स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फेयर, और लेकिन यहाँ जो हॉलो स्फेयर है वो थिक हॉलो स्फेयर है। थिक और थिन में अंतर क्या होता है कि जैसे अगर आप बात करें यहाँ पर सिंपली हॉलो स्फेयर की, तो ऐसे ही बन गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर इसकी रेडियस आर है, हॉलो है यहाँ पर, ठीक है, मतलब बीच में कुछ नहीं है। तो इसकी इनर और आउटर रेडियस दोनों सेम है, क्योंकि बहुत पतली सीट दिखाई गई है जिसका ये बनाया गया। लेकिन अगर आप सोचो कि यही हॉलो स्फेयर में बनाना हो लेकिन हम मोटी सीट से बना दें, ठीक है, थिक से, तो वो थिक सीट हमें कुछ ऐसे दिखेगी यहाँ पर, तो ये मटेरियल यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। तो अब इसमें हम दोनों को आर तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये आपको अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है। तो ये जो हॉलो स्फेयर है ये डिफरेंट रेडियस का हो गया, मतलब इसको आप थिक हॉलो स्फेयर बोल सकते हैं और इसको आप थिन हॉलो स्फेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक तो दिया गया है ए रेडियस और दूसरा दिया गया है बी और सी रेडियस का, मतलब कुछ ऐसे है ये। ये यहां पर सॉलिड हो गया, ठीक है, दैट इज ये रेडियस हो गई ए, और इसके बाद ये भी यहां पर सॉलिड में के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये हॉलो है क्योंकि इसके बीच का पार्ट खाली है, ठीक है, तो उसमें ये ए वाले को रखा गया। तो इसकी जो रेडियस आपको दी गई है वो क्या दी गई है, बी, और जो आउटर वाला है उसकी रेडियस आपको दी गई है सी, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहां पर प्रोवाइड की गई। अब उसने कहा क्या है, उसने चार्ज दिया है, जो इनर वाला है उसको 2q और जो आउटर वाला है उसको -q। तो ये हो गया 2q और ये हो गया -q, ठीक।
और फिर उसने पूछा आपसे क्या है, उसने कहा है इनर और आउटर जो सरफेसेस हैं, मतलब ये इनर सरफेस हो गया, ये जो इनर सरफेस है उसका सिग्मा आपको बताना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा आपको बताना है इनर का, और ये आउटर है तो इसका भी सिग्मा आपको बताना है आउटर का। ठीक है, इनर और आउटर का सिग्मा आपको यहां पर बताना है क्या हो जाएगा। तो आप यहां पर सबसे पहले तो ये देखो कि चार्ज इतना आपने दिया है यहां पर और यहां पर, लेकिन इसके कारण इंड्यूस चार्ज भी तो आएगा भाई। जैसे ये यहां पर चार्ज दिया और ये क्या है कंडक्टर, तो ये अपने चार्ज के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जितना चार्ज है उतना ही माइनस में चार्ज डेवलप करेगा ये अंदर वाले सरफेस पर। और अगर अंदर इलेक्ट्रॉन खींचा है तो अंदर अगर -2q है तो बाहर +2q डेवलप होगा, तो यहां पर होगा +2q। देखो हमने अलग कलर से लिखा है, अलग कलर से इसलिए लिखा है कि आपको ये ध्यान रहे कि ये अलग से दिखाया गया है, मतलब जो इंड्यूस चार्ज है वो दिखाया गया। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा q के बराबर और ये हो गया -2q। बाकी हमें सिग्मा लिखना है तो हमें पता ही है सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, दैट मीन्स सिग्मा इनर अगर आप देखो तो वो हो जाएगा -2q चार्ज हो गया, और इनर वाले का जो एरिया है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr², तो 4πb² हो जाएगा इनर वाले का एरिया और इनर वाले पर चार्ज। मतलब स्फेरिकल सेल जो है उसके इनर और आउटर पर पूछा गया, इसके इनर और आउटर पर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछी गई। ठीक है, तो ये हो गया, और सिग्मा आउटर क्या हो जाएगा, आउटर पर चार्ज कितना है q, और आउटर का एरिया क्या हो जाएगा 4πc², बस ये इसके आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। A point charge q is placed at a distance r from the center O of an uncharged spherical cell of inner radius r and outer radius 2r। फिर से देखो इनर और आउटर रेडियस आपको अलग अलग दी गई, मतलब अगेन थिक स्फेरिकल सेल आपको दिया गया है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है स्मॉल q। द डिस्टेंस r इज लेस देन r, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल विल बी। जैसे ये यहां पर स्फेरिकल सेल हो गया, तो इसकी इनर रेडियस आपको दी गई है r और आउटर रेडियस आपको दी गई है 2r, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, जैसे ये r डिस्टेंस हो गई यहां पर, और यहां पर एक चार्ज रखा गया है दैट इज q। ठीक है, ये एक चार्ज यहां पर रखा गया है क्योंकि उसने लिखा है ना स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है तो हम यही तो होंगे अंदर ही, तो ये कंडीशन दी है। और उसने आपसे यहां पर पूछा क्या है कि जो सेंटर है इसका सेंटर O, तो इस सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर 3 अलग अलग पोजीशंस हो जाएंगी चार्ज की। कैसे, एक तो ये चार्ज है
और ये कंडक्टर है, तो अगर ये चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अट्रैक्ट होंगे, मतलब इनर सरफेस हो जाएगा -q और हो जाएगा +q। ठीक है, जैसे हम लोग बाकी केसेस में करते हैं। तो हम इसके बेसिस पर यहां पर जो हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से 3 पॉइंट, मतलब 3 अलग अलग जगह पर चार्ज हैं। एक तो ये पॉइंट चार्ज है ए पोजीशन पर, दूसरा इस इनर सरफेस पर -q चार्ज है, पूरे पर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया बी पॉइंट, और ये तीसरा हो गया ये आउटर सरफेस सी। तो तीनों के कारण पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं पर हम पोटेंशियल देखते हैं तो वहां पर जितने चार्ज होते हैं सब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करते हैं और पोटेंशियल भी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नेट पोटेंशियल एट ओ V इज इक्वल टू ए वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस बी वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल और प्लस सी वाले के कारण पोटेंशियल। अब देखो, सबसे पहले ए की बात करें तो ए तो एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 q बाई r। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/4πε0 q बाई r। बाकी हमें गॉस लॉ से पता है कि अगर कोई भी इस तरह से स्फीयर होता है, उसके सरफेस पर चार्ज यहां पर है, चाहे अंदर हो या फिर बाहर हो, तो दोनों बातें समझाई गई थी कि r रेडियस यहां पर है, तो जो पोटेंशियल अंदर होगा वो सब कहीं सेम पोटेंशियल होगा, और वही होगा जो उसके सरफेस पर होगा। दैट मींस 1/4πε0 q बाई r, वही पोटेंशियल यहां पर रहेगा। तो आप उसके बेसिस पर कह सकते हैं कि इस -q चार्ज के कारण जो इस सरफेस पर होगा सब कहीं पोटेंशियल सेम होगा, और वो पोटेंशियल यहां पर होगा कितना, माइनस में होगा, क्योंकि चार्ज माइनस में है, 1/4πε0 q बाई r। और ऐसे ही जो C वाला है उसके कारण अंदर यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई 2r, क्योंकि बाहर जो चार्ज है उसके लिए रेडियस क्या काउंट करेंगे, 2r, अंदर जो चार्ज है उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी यहां पर। ठीक है, यही बस यहां पर आंसर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, q/4πε0 1/r 1/r और 1/2r। ये -r है, ये +2r है, सॉल्व करेंगे -2r बचेगा, तो ये आ जाएगा आंसर q/4πε0 1/r - 1/2r। नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 59। 3 concentric metallic spherical cells of radii r2r 3r are given charges q1 q2 q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the cells are equal। मतलब आउटर सरफेस पर जो उनके चार्ज डेंसिटी है वो तीनों पर सेम है। देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द सेल्स, तो जो चार्ज दिया गया है Q1 Q2 Q3 उसका रेशियो आपको निकालना है। यहां पर क्या होगा, देखो जो दिया गया है केस कुछ ऐसे है, एक ये हो गया स्फीयर, एक ये हो गया, ठीक है, 3 स्फेरिकल सेल्स यहां पर दिए गए हैं, और रेडियस आपको क्या दी गई है, R 2R एंड 3R। तो यहां पर पहले वाले की जो रेडियस है वो हो गई R, दूसरे वाले की हो गई 2R, और तीसरे वाले की यहां पर हो गई 3R। चार्ज दिया गया है इस पर Q1, इस पर दिया गया है Q2, और इस पर आपको दिया गया है Q3। ठीक, अब आपको उसने कहा क्या है कि इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटीज हैं वो सेम है, मतलब सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू सेम है। तो आपको यहां पर बताना है Q1 Q2 Q3 का रेशियो। तो सबसे पहले तो हम यहां पर चार्ज को देखें कि जब हम चार्ज, जैसे इस पर हम चार्ज देंगे
ठीक है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो इस पर जब चार्ज देंगे यहाँ पर, तो ये बाहर वाला जो ये कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तरह से अगर इस पे चार्ज Q1 है तो बाहर वाले पर यहां पर हो जाएगा -Q1 और उसके ऊपर हो जाएगा +Q1, तो यानी कि Q2 में Q1 ऐड हो गया। अब देखो यहां पर इस पर चार्ज आ गया Q1 + Q2, तो क्या करेगा, ये अपने बराबर इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर खींच लेगा। तो जो इस वाले सरफेस पर चार्ज है वो हो जाएगा -Q2 + Q1, मतलब जितना यहां प्लस उतना वहां माइनस, ठीक है, और बाहर वाले पर उतना ही प्लस हो जाएगा Q2 + Q1। तो एक तरह से अगर देखें तो जैसे हम पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे वैसे ही तो है। यहाँ Q1, यहाँ पर हो गया Q1 + Q2 और यहाँ पर हो गया Q1 + Q2 + Q3। जब चार्ज पता है तो चार्ज डेंसिटी आप लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा। अब उसने प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम σ1 σ2 इज इक्वल टू σ3। तो आप σ1 लिखेंगे तो चार्ज कितना है पहले सरफेस पर Q1, रेडियस क्या है R, तो Q1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 4πr², एरिया, चार्ज अपान एरिया लिखना है। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 4π, R की जगह पर 2R हो जाएगा, Q2 नहीं Q1 + Q2, क्योंकि इस पर चार्ज Q1 + Q2 आ गया ना, और रेडियस इसकी कितनी है 2R के बराबर, सेकेंड वाले के। और थर्ड वाले पर चार्ज क्या है Q1 + Q2 + Q3 और एरिया क्या है 4π3R², Q1 + Q2 + Q3 एंड 4π3R²। देखो जब भी ऐसे लिखा जाता है तो जो कॉमन टर्म है उनको आप हटा के भी लिख सकते हैं। जैसे 4πr² सब में आएगा, तो 4πr² हटा दो, क्योंकि रेशियो ही लिखना है बाद में आपको, तो ये हटा दिया, तो Q1/1 और यहां बचेगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4πr² हट जाएगा, और यहां पर हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई 9। लेकिन हमें ये 1:4:9 रेशियो नहीं होगा दिया, उसमें एक ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में रेशियो Q1 Q2 Q3 का उसने पूछा है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा उसे थोड़ा कैलकुलेट करके। तो हम यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देते हैं। इसे आप इमेजिन कर लो कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि सब बराबर ही तो है, तो जब तीनों बराबर है तो कोई कांस्टेंट मान लो के, यहाँ पर हमने लिख दिया से मतलब होता है कि ऐसे बस कह दिया गया, मान लिया गया, ठीक है। यहां देखते हैं, सबसे पहले इसे k के बराबर करो, क्योंकि सब k के बराबर है तो सब अलग अलग हम k के बराबर करेंगे, ठीक है। तो Q1/1 इज इक्वल टू k, इट इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू k, ठीक। इसी तरह से आप देखो Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू k। अब आप यहां देखो Q1 की जगह पर तो k रख देंगे हम, और प्लस Q2 हमें निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स k, ठीक है। मतलब ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या है k, और ये क्या हो गया Q2, तो Q2 इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट Q2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स k। ऐसे ही फिर लास्ट वाले को करेंगे। इट इंप्लाइज दैट Q1 Q2 की वैल्यू भी साथ में रख दो, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 3k, एंड प्लस Q3 इज इक्वल टू 9k। ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया और Q1 Q2 की साथ में वैल्यू भी रख दी, तो यहां से अगर आप देखो तो Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k, 9 - 4 हो जाएगा, दैट इज 5k आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, एक k है यहाँ पर, ये k है, ये 3k है, ये 5k, तो k भी हटा दो, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 1:3:5। 1:3:5 रेशियो आ जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन 59। इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ ऐसा बहुत खास था नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह है।
जैसे जस्ट आपको एक डायग्राम बनाया और उसके बाद आपने जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था Q1, तो इनर से आउटर की तरफ हम लोग हमेशा करेंगे Q1, फिर यहाँ पर माइनस Q1 प्लस Q1, फिर यहाँ पर Q2 प्लस Q1 माइनस में और ऊपर उतना ही प्लस में। तो यहाँ पर जो पहला सरफेस था उस पर चार्ज हुआ Q1, इस पर Q1 प्लस Q2, इस पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपसे क्या कहा गया था? तीनों सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सेम, दैट मीन्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सेम। ये प्रॉब्लम में दिया गया, ऐसे नहीं कि होता ही है, ये प्रॉब्लम में उसने कह दिया कि ऐसा है, तो चार्ज का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। तो आपने देखा ये ऐसा दिया गया, तो फिर आपने सबकी चार्ज डेंसिटी रख दी, चार्ज अपान एरिया, चार्ज अपान एरिया, चार्ज अपान एरिया, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन था, फिर तो आगे कैलकुलेशन था, जो कॉमन था उसे हटा दिया, पूरे को उठाकर हमने के मान लिया, फिर एक एक को हमने कंपेयर कर दिया, और उसके बाद फिर यहां से K1 K2 K3 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थी। जैसे देखो कैलकुलेशंस जो होते हैं वो हम लोग मैकेनिक्स में सीख जाते हैं। आप याद करो मैकेनिक्स में आपको जो वेक्टर में कराया गया था पैरेललोग्राम ला, तो उसमें फिर कंपोनेंट्स निकलवाए गए थे ए और बी, तो ऐसे साइन रूल नहीं अप्लाई करते हैं, तो साइन रूल अप्लाई करके तो कराया गया था, फिर एक एक को बराबर किया गया था यहाँ पर और वहां से हमने निकाला था। तो वो क्या है, वो यहाँ पर उसका रोल कोई थोड़े है, लेकिन वहां पर जो हमने किया था वो कैलकुलेशन था, और उस कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कंपेयर करके यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग चीजें निकालनी थी, तो वो हमने निकाल लिया और रेशियो पता चल गया 1:3:5। नेक्स्ट देखते हैं, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ये आपको दिया गया ना K1 लेस देन K2। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को D के साथ जब वेरी करेंगे तो किस तरह से यहाँ पर होगा। तो एक बात तो हमें ये पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सब कहीं रहेगी E नॉट के बराबर, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो वो क्या होगा, E इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई के, याद है ना, E नॉट बाई के। लेकिन यहां पर देखो एज K1 इज लेस देन K2, ठीक है, सो इट इंप्लाइज दैट, यहां जैसे अगर आप दोनों जगह E रख सकते थे अगर दोनों डाइलेक्ट्रिक सेम होते, लेकिन हम यहां से देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक अगर चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक चेंज है तो इसका मतलब यहां E1 कर दिया और यहां पर हमने E2 कर दिया। अब देखो चूंकि K1 की वैल्यू कम है K2 से, तो अगर K कम होगा तो E ज्यादा होगा। इट इंप्लाइज दैट E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब E नॉट तो सबसे ज्यादा होगा, वो तो हमें पहले से पता है। डाइलेक्ट्रिक में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, ये भी पता है, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक में किसमें कम किसमें ज्यादा, तो वो हमने यहां से पता कर लिया कि E1 की वैल्यू ज्यादा है और E2 की वैल्यू कम है। अब अगर आप इसका डायग्राम यहां पर खींचना चाहें, मतलब ये ग्राफ, तो आप यहां पर एक मिनट देखो कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब P से आप स्टार्ट करेंगे तो पहले E नॉट आएगा ना कुछ डिस्टेंस तक, तो इसका मतलब हमने E नॉट दिखा दिया यहां पर ऐसे, ये हो गया E नॉट। फिर इसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर एंटर कर गए, तो डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कम हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, तो हम यहां पर थोड़ा सा नीचे चले गए और यहां पर हमने दिखा दिया दिस इज E1, ठीक है। फिर उसके बाद हम E1 से बाहर निकले तो फिर E नॉट मिल गया, मतलब फिर फील्ड ज्यादा हो गई, तो हम फिर ऊपर चले गए यहां पर, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, E नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहां से जब और आगे बढ़े तो हम E2 में पहुंच गए K2 के अंदर, तो E2 की वैल्यू और कम है, E1 ग्रेटर देन E2 ना, तो E2 और कम हो गया, तो हम और नीचे चले गए यहां पर, E1 E2 और कम हो गया तो और नीचे हम आ गए,
यहां पर कहां पर पहुंच गए E2 पर, और E2 से जब बाहर निकले तो फिर E0 हमें मिल गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ जाएगी यहां पर E0। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा।